Very warm good evening, one and all. My PPT is visible to everyone. Oh, the topic. So the topic for today's session: essential comments for contemporary classroom. So content क्या होता है और आज क्लासरूम की क्या आज हम समझ मगर बिग सेशन हम लोग कुछ सीबीएसई रिलेटेड ह्यूमरस स्लाइड देखेंगे कि ये किस है. जस्ट लुक एट द स्लाइड. 4 स्टूडेंट्स हैं और जस्ट वेक मी अप ओवर. कितनी दफा हमारे क्लास में बच्चों ने ऐसा बोला है या हम स्टूडेंट्स थे तो हमने किस क्लास में ऐसा किया है कि हम अपनी क्लासेस होती इनकेपेबल होते थे, हमें सोना बेटर ऑप्शन या फिर हमने सोना का ट्राई और नींद आ जाती. सो सीबीएसई हैज क्रिएटेड दिस वेरी स्लाइड वेक मी अप व्हेन इट्स वेरी रियल होता था और आज के टाइम में भी होती है. चाहिए नहीं कि व्हेन यू आर टेकिंग अ क्लास okay. The second slide you are the teacher. हमें लगता है but we as teacher every day is this job consume करती है. वो हमेशा फुटवेयर की तरह है. So it you need that move to your job. this slide होता है. Some of you are saying that my voice is breaking. Is my voice not clear today? Should I rejoin the setting again? Is it clear? Just make it clear in the chat box. Voice is not clear. Okay, so just we can do one thing. I'll rejoin. Then it might be, Okay, let me join again then. Back again. So just reply in the chat box if I am audible. I've done all the settings. Now I should be audible. Without wasting any time, let's move on to the next slide. There are two teachers talking in this slide where I don't need to go to a gym. One of my classroom management strategy is to circulate around the room. I figure I walk 3 miles a day. So again, very, very true for all teachers. क्योंकि हम लोग we cannot afford to sit down. We have to be on move.
सो हमें जिम जाने की कोई जरूरत नहीं, हमारा सारा कार्डियो मस्कुलर वेट लिफ्टिंग सब। सो दिस इज अगेन अ वेरी ह्यूज सीबीएसई जो कि डायरेक्ट वेरी not afford to sit even for a single mentally, emotionally, system is required for teachers. Then the last slide that is I circulate the classroom. Cannot afford to wear high heels in the school. Circulate around the classroom all day. The class runs smoothly. I need a pair of comfortable walking shoes. So obviously teachers need comfortable walking shoes. तो ये सारे एक ह्यूमर हुए में बहुत की जो plight है और will very real. These slides are very real. They have been portrayed in our real stories. Okay. Now let's move on to the next slide where 2020 aim to instill 21st century skills for several companies. हमें ये समझना है कि contemporary classroom. So contemporary class post NEP हमें ये बिल्कुल सरल भाषा में रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है कि NEP 2020 आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं टीचिंग स्ट्रैटेजीज में, लर्निंग स्ट्रैटेजीज में, मेथोडोलॉजीज में। आज का ट्रेंड है, आज का जो टीचर का एटीट्यूड है, जो बच्चों का एटीट्यूड है, हैं जो स्ट्रैटेजीज मेथोडोलॉजीज हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, तो हमें क्लासरूम में लाना है कि हमारा क्लासरूम ट्रेडिशनल कंटेम्प्रेरी में ट्रांजिशन ले पास के ऊपर सेशन है। पोस्ट एनईपी में माइंड में रखनी होगी ताकि ऐसा लगे कि एंट्रिंग इनटू आवर क्लासरूम दैट इज द सेशन इज ऑल अबाउट। बिल्कुल सिंपल बात है कि ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग में पढ़ाई करी है जहां पे इनोवेशन नहीं था, सिखाया नहीं जा रहा था, कोई इन्फ्लुएंस नहीं जा रहा था, बट जो कॉन्टेम्प्रेरी क्लास है इसमें कुछ मुद्दा है जो बिल्कुल आपके फोरफ्रंट पे हुई है सो दैट यू एड्रेस देम। इसका मतलब समझ में होगा कि पोस्ट एनईपी क्लासरूम होगा क्या क्या है। पोस्ट एनईपी जो क्लासरूम है उसमें सबसे पहले जो बच्चे को कॉन्सेप्ट तो सिखाना ही है, जो भी बुक वो तो उसको सिखाना ही है, वो तो दैट गोज विदाउट सेइंग कि दैट कॉन्सेप्ट endowed instilled into the students that हमें बच्चे को रेडी करना है फॉर अ फ्यूचर, दैट टू अ फ्यूचर दैट वेरी अनप्रिडिक्टेबल अनसर्टेन। और अगर में आप 21st सेंचुरी वो इक्विप्ड हो जाता है किसी भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के एक्सेप्ट करने के लिए, उसको नेविगेट करने के लिए सबसे पहला जो माइंड में हमें बात है वो ये रखनी है कि बच्चे को एड्रेस करना सिखाएं कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को। तो क्लासरूम में जो आज का क्लास पोस्ट एनईपी क्लासरूम बच्चों को सिखाना है टू एनालाइज इंफॉर्मेशन चैप्टर की दे दी आपने उसको, सोलर सिस्टम अर्थ समझा दी, उसको राजा राम मोहन सिखा दिया, कोई टेक एनी सब्जेक्ट एनी डिसिप्लिन उसको समझा दिया, उस एडिशन को वो एनालाइज अब एनालाइज क्या होता, कोई भी जो भी है उसको ब्रेक डाउन समझना, उसको छोटे छोटे करना। सो इन अ कॉन्टेम्प्रेरी हम बच्चे को एड्रेस करना सिखाते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, वो ये जाने कि क्या होती है क्लासरूम में, उसको एनालाइजेशन अगर कोई आपने दिया या जनरेशन आपने उसको कोई उसको क्वेश्चन करे, उसको बस उसी को वापस आपको आंसर शीट में लिख क्वेश्चन करने की शर्त है। ये आपको माइंड में रखना है व्हेन यू आर डीलिंग इन अ करना मल्टीपल टीचर का पर्सपेक्टिव बनाना ना जाने की, जो कि हम क्या करते लगता वही एक पर्सपेक्टिव है, वही हमारा पर्सपेक्टिव हो जाता था। इधर करना सिखाना मल्टीपल एक्सेप्ट आप नहीं पर्सपेक्टिव को, तो आप और
इंटरटेन करना इज रियल विजडम को आपको सिखाना है। अगर ये बिलीव नहीं करते, सो आई विल नॉट इवन बच्चे को कॉन्टेम्प्रेरी क्लासरूम में सिखाएं कि वो करे, कि बच्चा हमेशा कंफर्ट जोन, हमेशा अपने जैसे लोगों को के साथ नहीं रहेगा, अपने माइंडसेट के लोगों के साथ नहीं रहेगा। वो हमेशा कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस उसको एड्रेस करना है फ्रॉम डे। बच्चे को मल्टीपल पर्सपेक्टिव को क्वेश्चंस को टैकल कर पाते हैं। तो हम जब हाउ टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, हमें कॉन्टेम्प्रेरी क्लासरूम में बच्चे को हर वो नो विच क्लास वट एवर यू आर डू एप्रोप्रिएट टू देना है, ताकि वो चैलेंजेस को सिस्टमैटिक चैलेंज आ सकता है कुछ भी, यू टेक ऑफ एनी चैलेंज से ओवरवेल्म नहीं हो। चैलेंज आ गया है तो ये दिस इज गोना सिंक डाउन। आपको बच्चे को स्विम करना सिखाना होगा चैलेंजेस में बाय ब्रेकिंग इट, जो कि हमने पहले बार में कहा कि इंफॉर्मेशन को एनालाइज, ब्रेक इट। कोई भी चैलेंज आता है तो उसे ओवरवेल्म नहीं होना है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। तो ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इशू मैकेनिज्म आपको बच्चे को बताना है कि एवरी डे इफ अ प्रॉब्लम हैज कम, जस्ट ब्रेक ट्रेट ऑन द नेक्स्ट। और मैनती हैं फिर चीजें, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग। कोई भी चीज अगर आपको दिया गया तो उसमें नी जर्क इज नॉट द करेक्ट वे टू डू। आपको जरूर बच्चे को बताना है कि हम क्या करना है और इवेल्युएट करना है कि पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या है। ठीक, सॉल्यूशंस को इवेल्युएट करने की होगी, ये कैलिबर पोटेंशियल उसमें डालना पड़ेगा, तभी आपका क्लास कॉन्टेम्परेरी बनेगा। नहीं तो हमारे जमाने वाला क्लास रहेगा जहाँ पे पैसिव लर्निंग कंटेंट बताते हैं, आपके इंटरेक्शन का जीरो चांसेस है। पर्सपेक्टिव है, उनका जो दायरा है उससे आपने सीखा, वही आपने इसको क्लासरूम में दिया एंड यू प्रमोटेड टू द क्लास। सो वो जो है अब वो उसने सीट ले ली है, ऑब्सलीट हो चुकी है कुछ दिन में। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें बच्चे को सिखाना है कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हुआ है, कोलैबोरेटिव लर्निंग सिस्टम में लाना है। ये समझाना होगा कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होता है। एक इंसान का इंटेलिजेंस बहुत अच्छा हो सकता है, बट जब वो कलेक्टिव इंटेलिजेंस मल्टीपल कोलैबोरेशन में, तो रिजल्ट्स आर ब्रिलियंट। इज अनदर स्किल जो कि 21st सेंचुरी आता है, जो एनईपी बार बार कह रहा है कि कोलैबोरेशन दिखाइए बच्चों को, क्योंकि कलेक्टिव इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा अंडर प्लेड है जो हम लोग बच्चे को नहीं सिखाते हैं। और ऐसा आइडियाज हो, बच्चा अपने पीयर की बात, क्लासमेट्स, सारे व्यू पॉइंट, डाइवर्स व्यू पॉइंट रिसोर्स करें, जो जो उसने उससे लिया सारी चीज को रिसोर्स, क्योंकि लीडर्स यही करते हैं। लीडर्स कभी भी उनका एक ब्लिंकर हेडेड सोच नहीं होती है। they mingle around, they travel, they expose themselves to multiple perspective, country to country perspective, global perspective, and then they एड्रेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के हर तरीके के नजरिए को माइंड में रख करके ही सकते। सो कोलैबोरेटर्स बच्चे को हमें हमेशा सिखाना है कि व्हेनेवर यू थिंक कॉम्प्लेक्स आपको एथिकल ग्राउंड्स पे डिसीजंस को लेना है। कोई बात है तो आप जरूर देखें कि पोटेंशियल सॉल्यूशंस पे जब बढ़ रहा है प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, तो वो सोशली करेक्ट है कि नहीं, कल्चर, एनवायरमेंटल उसका इम्प्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज को ऐसा ना हो कि वो ऐसे कोई आ जाए जो एक पैरामीटर तो भैया बट दूसरे पर नुकसान पहुंचाता है। वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग को समझ पाए, दैट इज कॉन्टेम्प्रेरी क्लासरूम। और जब हम टीचर जो पैशनेट हैं, जो साल से हैं और टीचिंग बहुत नेचुरली आती है फ्रॉम बिफोर ऑल, लेकिन एनईपी ने एक स्ट्रक्चर दिया है इसको,
you teach children how to address problems because life problems, और ये सारी चीजों को माइंड में हम एनालिसिस मैकेनिज्म जानते हैं तो हम वो होंगे किसी भी चैलेंज से हम कुछ भी नेट कर लेंगे। जब हम ट्रस्ट प्रॉब्लम्स चैलेंजेस सिखाते हैं उससे क्या होता है, उससे जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रहते हैं उसमें वो किस तरह से उसका प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना बच्चा सीखता है, सोसाइटी को कैसे और क्रिएटिव सो एड्रेसिंग चैलेंजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके कॉन्टेम्पररी क्लासरूम का। लगता है कोई टॉपिक हो सकता है बट हमें बच्चों के माइंड में है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को डिको देन अगेन है कि हम बच्चे को इनोवेट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस या ओपन एंडेड क्वेश्चंस बच्चे को जरूरत है जहां बच्चा खुद अपने माइंड से एक एंडिंग लाए, एक अपने माइंड से उसके अंदर अपना इनपुट दे ताकि जो हमने बताया है बस वो करना हो, वो उसके पास भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी के पास भी एक अपना दिमाग उसको वो यूज करके इनोवेशन एंड ग्रोथ पे वो ध्यान। इससे क्या होगा कि फ्यूचर के लिए हम बच्चे को रेडी करेंगे पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल सेटिंग में, क्योंकि ऑब्वियस हमेशा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो जब हम बच्चों को यहीं से प्रिपरेशन देते हैं कॉन्टेम्पररी क्लासरूम में, बच्चा अपने अंदर में क्या करता है, फेलियर वो पास करेगा के चैलेंजेस में, वो जरूरी नहीं है, एटलीस्ट ये सीख जाएगा कि कौन से वेज नहीं काम करते हैं। रेजिलियंट फेलियर्स से वो सीख जाएगा। तो जब वो प्रोफेशनल सेटिंग में या पर्सनल लाइफ सेटिंग्स में जाएगा तो अल्टीमेट जो एनईपी का है कि वी हैव टू प्रिपेयर फ्यूचर दैट इज अनसर्टेन। तो इसकी जो है ये हमें क्लासरूम से ही शुरू करनी है और हमें बच्चे को अगेन सीखना है कि इंटरफेडनेस ग्लोबल इशू और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे काफी स्कूल्स ने पर अपना एनुअल किया हुआ था क्लाइमेट चेंज जो है अपने कंट्री में कि को अब बच्चे को जरूर कि जो नेशनल इश्यूज भी ग्लोबल इश्यूज है ताकि बच्चे को समझ में आए, अब उसका एक्सपोजर बढ़े, उसकी सोच है वो अपने दायरे से बाहर जाए। अब जैसे को आप एनुअल देते हैं या असाइनमेंट देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, तो आप पॉवर्टी पे दे, ग्लोबल हेल्थ, ये सारी चीज ग्लोबल प्लेटफॉर्म एक क्या है, एक इशू है। टेक्नोलॉजी प्राइवेसी के ऊपर इंडाउ करें उसको, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर सीबीएसई की अगेन साइबर सिक्योरिटी जो है वो हमारे स्कूल का या हमारा नेशनल जहाँ पे टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, डिजिटल फुट हम छोड़ते हैं उसका क्या फायदा और क्या क्या नुकसान है, ये अगेन इज अ ग्लोबल इशू। फूड सिक्योरिटी, एजुकेशनल डिस्पैरिटी, इस तरीके की चीज इसलिए क्रिएट करनी है, हमें बच्चों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म खड़ा करना है, उनका ऐसी उनकी नर्चरिंग करनी है क्लासरूम में कि उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस हो। सो ये कि पहले का ट्रेडिशनल क्या एम होता था घुसने के, आज के कॉन्टेम्परेरी क्लासरूम जब हम जाते हैं तो टीचर के माइंडसेट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए फोर फ्रंट पे। वी आर नॉट ओनली गोइंग टू द क्लास टू टीच ABC or simple subject matter that is available everywhere. Endow them with skill, prepared for their future life. जो कि आगे स्लाइड्स में और भी अच्छे से क्लियर होगा कि what exactly is needed. हमें exactly क्या है कि ये सारी चीजें में बच्चों को डाल कैसे डालनी, what are the marks that we gonna take in the classroom, ट्रिकल करने लगे क्लासरूम में, क्योंकि अल्टीमेट एम हमारा है कि हम बच्चे को 21st सेंचुरी के लिए रेडी करें। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज
what we need to do in a contemporary classroom to achieve the mentioned goals of NEP. So अब हमें क्लासरूम में क्या क्या करना है, तो सबसे पहले हमारे टाइम में क्या होता था, आई ऑलवेज टेक दैट व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो टाइम से जब हम अभी काफी ज्यादा चेंजेस हैं। तो हमारे टाइम क्या हुआ करता था, टीचर से होता था, जैसे हमने कहा पैथ लर्निंग होती थी क्लास में, टीचर कहते थे पिन साइलेंस, टीचर ने कहा आपने समझा, बहुत अच्छी बात है, समझा, दैट इज योर प्रॉब्लम, एंड देयर बी एन एग्जामिनेशन, जो आपने रट के किया है, जैसे दैट एग्जामिनेशन यू आर प्रमोटेड। तो दैट वाज द सिस्टम व्हेन वी वर स्टूडेंट्स। आज के टाइम पे इन अ क्लासरूम दैट इज पोस्ट में आपको ध्यान, आप एक स्टूडेंट सेंटर सोच लेके क्लास में जाते हैं, और ये हमें बताया जा रहा है कि बच्चे को उनके स्टाइल में पढ़ाया जाए। आज के बच्चे जो है ना, काफी अपडेटेड है, ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, वी आर नॉट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारा रोल और भी क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन से भी आना है। तो स्टूडेंट कंटेम्प्रेरी क्लासरूम में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, उस बच्चे को इंगेज अगर करना है, कि पहला स्लाइड था जिसमें बच्चे सो गए थे, क्योंकि द टीचर इज टॉक इन हिज ओन स्टाइल, और बच्चे को एंगेज नहीं कर पाए, तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, बच्चा एंगेज रहे, कम से कम वो सुने कि आप क्या बोल रहे हैं, जब वो सुनेगा आप, हम लोग कर पाते हैं, तो वो मोटिव है। तो दैट्स व्हाई कोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट को ऑटोनॉमी चाहिए, अगर हम उनको फोर्सibly कुछ करते हैं, ऑप्शंस तरीके का डिजायर्ड लर्निंग आउट, सो हमें सेंटर बच्चों को लगे कि दे हैव द, और you cannot just go with one, you think कि वो सबको आउटकम डिजायर्ड आएगा। डिपेंडेंस देनी है, जब हम बच्चे डिपेंडेंस एंगेज करते हैं, तो उसको लगता है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव बिहेव करता है, और लर्निंग में उसकी ओनरशिप नजर। सो ऑटोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट जब रोज की बात करते हैं। और फ्यू जो अल्टीमेट जो एम, और जब हम बच्चे पहले पढ़ाते हैं तो टेंशन होता है, और उनकी ये तो हम लोग तो जिंदगी चाइल्ड टेंशन भी होती है, बैठानी होगी, तो वो इंफॉर्मेशन ज्यादा टाइम तक रहेगी। देन इन अ कॉम्प्रेंसिव क्लास, दूसरा इंपॉर्टेंट जो आप जरूर इनकल कीजिएगा पोस्ट एनईपी क्लास, क्वेरी बेस्ड लर्निंग। क्वेरी बेस्ड जो लर्निंग है वो उस फ्रंट सीट ली हुई है कॉन्टेम्प्रेरी में, और बिकॉज इसमें क्या होता है, हम जैसे अभिशन रख, तो उससे अच्छा अगर कोई भी AI है, यू नो गन्स ऑन किया है, तो स्टूडेंट्स डेल्व डीप इन, उसमें क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन, सोचना समझ जाते हैं, कंक्लूजन जानते हैं, क्योंकि दे आर डूइंग ऑन, बिल्कुल उसके लिए फ्रंट सीट इन अ कंट्री क्लास
स्लीपी, और इस पता है कि रोट में से बाहर कोई की गुंजाइश एक्सपीरियंशियल, तो इंक्वायरी बेस्ड become very very important. चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको मिलती है और ऑटोनॉमी भी मिलती है. फॉर बच्चों को एग्जाम्पल साइंस में दे सकते हैं कि कोई फॉर्मुलेट करें या किसी एक्सपेरिमेंट को डिजाइन में कराया, या investigating, like for example questions like in inventing plant growth or exploring chemical reactions. जब बच्चे को बिल्कुल सिर्फ इंक्वायरी की इसके बाद क्या होगा, ताकि उनकी क्यूरियोसिटी माइंड तो उनका बहुत, तो आप जब उसको फैसिलिटेट करते अमेजिंग रिजल्ट्स निकल के आते हैं. तो इन लर्निंग आपको अपने, आप इसको समर वेकेशन के हॉलीडे प्रोजेक्ट दे सकते हैं, दे सकते हैं कहीं, बट ट्राई इंजेक्ट इनटू योर क्लासरूम. इससे क्या होता है, डिस्कवरी के प्रोसेस आता है यहाँ पे, उस व्हाट ऑल आई कैन डू, उसकी ऑटो डिस्कवरी करने में, क्योंकि डायनामिक बिल्कुल भी किसी स्ट्रक्चर में बनना नहीं चाहते हैं. उनको इंडिपेंडेंस, कोई भी चीज सर्च करने, उसको वो ज्यादा बेहतर करते हैं. जब आप देखेंगे बनाते हुए, तो बहुत बारीक इन्फॉर्म जो हमें बहुत याद नहीं होगी, इजीली याद है, बिकॉज दे हैव डन इट. उसको अप्लाई करने में दिक्कत. फिर क्या होता है, ये इंक्वायरी पे में कोई पढ़ाई कर रहे हैं, रेलेवेंस जो वो, और वो वेल राउंडेड आते हैं, जो कि दे आर रेडी टू फेस द मॉडर्न वर्ल्ड. तो इंक्वायरी बेस्ड इज वेरी वेरी द अदर कंटेम्प्रेरी क्लासरूम. हम सुन सुन के थके हैं इस क्रिटिकिंग एंड क्रिएटिविटी. तो आज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है. व्हाट शुड आई डिस्कनेक्टेड एंड देन कनेक्टेड. My voice is, some of you are able to hear my voice, but I don't know what's wrong. Work issue is there. Just give me a minute. I'll just check what's wrong with my voice.
Am I audible now? Is my voice so audible now? Just reply in the chat box. We have wasted a lot of time today. Okay, it's clear. Okay, so thank you. Let's begin fast. सो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया ना कि हमें क्लासरूम में जो है अप्रोच अपनी बदलनी है. क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी हम लोग ने बहुत बार सुना है कि हमें इंश्योर करना है कि बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी हो. ओपन एंडेड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि वो पुराने वाले टेक्निक से एनईपी हमारे क्लासरूम में नहीं ट्रिकल करेगा. देन प्रमोटिंग SEL, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसने सीबीएसई ने इस पर बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया है, और ये बहुत अच्छा एक चीज है, दैट इज सोशल इमोशनल लर्निंग. आपको बच्चे लोगों को कहीं ना कहीं एम्पैथी, कि दूसरे के दुख में कैसा फील करते हैं, एम्पैथी, और कॉन्फ्लिक्ट अगर कहीं पे हो गया है तो कैसे रिजॉल्व करना का जो स्किल होता है वो हमें सिखाना है बच्चे को. तो इस तरीके की चीज हमें हर चैप्टर के साथ, आप कोई भी चैप्टर ले लेते हैं तो ये SEL भी सिखाना बहुत आसान है. और जो भी टीचर्स जो बाय चॉइस आए हैं इस प्रोफेशन में, दे वर डूइंग इट. हमने एज स्टूडेंट्स भी बहुत सारी अच्छी चीज अपने टीचर्स से सीखी है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक पानी बंद करने का एग्जाम्पल देख लें. हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है अगर पानी वेस्ट हो या इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो. वाई? बिकॉज हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने ये बताया था कि पानी का वेस्ट होना या इलेक्ट्रिसिटी का फालतू का चलना जो है, वो एक सही चीज नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव, सबका सबका इसमें सब, ये सिर्फ एक इंसान का नहीं है, ये सबके लिए हमें रखना है. तो इस तरीके की चीजें जो हमें सिखाई गई है बचपन में, यही हमें बच्चों को आज के भी सिखाना है, हर चैप्टर से अलाइन करके. देन अभी हमने ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस की बात की थी, तो ग्लोबल कनेक्टिविटी जरूर बतानी है कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया का क्या क्या प्रॉब्लम है. फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, पैंडेमिक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, पॉवर्टी प्रॉब्लम है, या क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है. तो ये बच्चों को सिर्फ अपने एरिया की बात नहीं पता होनी चाहिए, उनको ग्लोबल इश्यूज की भी अवेयरनेस होनी चाहिए. ठीक है. थैंक यू सो मच इफ आई एम ऑडिबल. देन कंटिन्यूअस असेसमेंट. हम लोग अभी सुनते हैं ना फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में, स्यूमेटिव असेसमेंट के बारे में. हम अगर वी गो बैक टू व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, तो कोई भी फॉर्मेटिव असेसमेंट का चक्कर नहीं था. अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि यू हैव टू असेस अ चाइल्ड जब वो उसका नॉलेज फॉर्म ही हो रहा है, व्हेन ही इज इन द मिडल ऑफ अ चैप्टर. तो उससे आपको ये समझ में आता है कि बच्चा किस तरीके से उस नॉलेज को रिसीव कर रहा है. आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उस चैप्टर को पढ़ाने के पहले कि बच्चा इस तरीके से इस चैप्टर को रिसीव करे, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट आइदर थ्रू अ क्विज आपको समझ में आ जाएगा, या थ्रू स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ जाएगा. एट टाइम्स बॉडी लैंग्वेज के कॉन्फिडेंस से आपको समझ में आएगा. जब क्लास में घुसते हैं उस टाइम जो बच्चे का बॉडी लैंग्वेज है, जब क्लास से आप निकलते हैं उस टाइम उस कंटेंट के को लेकर बच्चे का जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे आप समझ जाएंगे कि बच्चे ने किस तरीके से आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो रिसीव किया है.
तो कंटिन्यूअस असेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड कि आप वो देखें कि उसने कैसे लिया है, बट ऑल्सो फॉर अस कि हम ये देख पाए कि हम जो पढ़ाना चाहते थे, हम जिस तरीके से डिलीवर करना चाहते थे, बच्चे ने उस तरीके से लिया भी है कि नहीं. सो continuous assessment. So when you are in a classroom that is contemporary, make sure कि student पूछो. I know it's not easy, बोलना बहुत आसान होता है, but student and आज के जो बच्चे हैं वो, we will come to the next slides, why student centered or why inquiry based, why critical thinking और SEL is important आज के जमाने में, क्योंकि हम लोग दूसरे जमाने के बच्चों से डील कर रहे हैं. We are dealing with 21st century kids, and 21st century kids क्या हैं? They are digital natives. अब डिजिटल नेटिव्स हैं भैया, हम लोगों को कुछ सिखाने की जरूरत किसी को भी नहीं पड़ी. एक साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा मोबाइल हैंडल करना जानता है, टेक्निकली बहुत savvy है. तो ये डिजिटल नेटिव्स उन लोगों को बोला जाता है जिनके लिए उनके जीन्स में है मोबाइल यूज करना, इंटरनेट यूज करना, स्मार्टफोन यूज करना, बहुत छोटी उम्र से डेली लाइफ का उनके पार्ट है. हम लोग क्या है? हम लोग डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं, हमें ये सारी चीजें सीखनी पड़ी. ठीक है, तो इमिग्रेंट्स और नेटिव्स में यही फर्क होता है कि हम जब कुछ सीखते हैं और कोई एक ऐसा है जो सीखा सिखाया है, तो आप ये सोचिए कि एक नेटिव के सामने इमिग्रेंट की क्या ही वैल्यू है. तो वही सेम चीज हमारे जनरेशन में और हमारे बच्चों की जनरेशन में हो रहा है. वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेटेड पैदा हुए हैं, हमें इसको सीखना पड़ा है, उनके लिए बहुत नेचुरली आती है. तो हम जो इंफॉर्मेशन देंगे वैसी 10 इंफॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी होगी, बिकॉज दे आर बोर्न इन अ इंफॉर्मेशन रिच इन्वायरमेंट, जहां पे हर तरीके का डेटा, डाइवर्स सोर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, डेटा अबेंडेंस में अवेलेबल है. तो आप अगर उनको एक टॉपिक बताना चाहते हैं तो वो इंटरनेट से जाके वैसा 10 चीज वो जानते हैं. तो इन दैट केस हमारा रोल और भी क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि वी हैव टू टेल देम व्हाट इज एज अप्रोप्रिएट, व्हाट इज कंटेंट अप्रोप्रिएट. ठीक है, अब हमारा रोल क्या है? एक तरीके से बदल गया है. हमारा रोल इंफॉर्मेशन देने का नहीं है, हमारा रोल है फैसिलिटेट करने का, उनको गाइड करने का कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड, और क्या करेक्ट इंफॉर्मेशन है और क्या इनकरेक्ट है. तो हमारा रोल और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गया इस इंफॉर्मेशन रिच दुनिया में, क्योंकि जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है उससे ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन है. तो बच्चे को हम कैसे सेफ गार्ड करेंगे, आवर रोल हैज बिकम मोर क्रिटिकल इन अ कॉन्टेम्प्रेरी क्लासरूम. आज के बच्चे बिलीव करते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में. अच्छा, ये वाला चैप्टर आई विल रीड फ्रॉम उस वाले ऐप से कर लेंगे, ये वाला चैप्टर हम यूट्यूब पे देख लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये कर लेंगे. वो निर्भर नहीं है कि टीचर हमको जब बताएंगी तब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा. हमारे टाइम में क्या था? हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे टीचर्स थे. अगर टीचर ने बायो का ये चैप्टर प्लांट पढ़ा दिया तो हमें प्लांट के बारे में पता चलेगा, नहीं तो फिर खुद से ही पढ़ो. आज क्या है? प्लांट के ऊपर 40 वीडियो बच्चे देख करके आपसे ज्यादा प्लांट के बारे में बता देंगे. हमें अपनी अपडेट करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी, बिकॉज वी आर डीलिंग विद डिजिटल नेटिव्स हु आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन रिच environment. Everywhere they have information and they believe in self directed learning. वो निर्भर नहीं है किसी के ऊपर लर्निंग के लिए, उनकी लर्निंग हो रही है. अभी आप देखेंगे 2 साल का 1.5 साल का बच्चा है, ABCD बहुत अच्छे से जानता है. A फॉर एरोप्लेन, A फॉर एंट नहीं, वो ए से एलिगेटर भी बता देगा. क्यों? यूट्यूब इज अवेलेबल, उसको कोई टीचर नहीं चाहिए ए फॉर ये सिखाने. अब हमें बच्चे को क्या सिखाना है? स्किल्स सिखाना है. या बच्चा जो एक प्री स्कूलर होता है वो स्कूल जाने से ज्यादा इस चीज से सीखता है कि स्कूल जाते कैसे हैं. बस स्टॉप पे इंतजार कैसे करते हैं, बस जब आती है तो सीट कौन सी लेनी है, अगर आज मेरी फेवरेट सीट नहीं मिली तो कॉम्प्रोमाइज करके दूसरी सीट पे. वो सारे स्किल्स कभी भी कोई मशीन नहीं सिखा सकती है. फॉर दैट यू नीड ह्यूमंस. सो आवर रोल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, बट हमारा रोल चेंज जरूर हो गया है. तो कॉन्टेम्प्ररी क्लासरूम में अपने चेंज रोल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद नेटिव्स. और इस नेटिव्स के साथ, और एनईपी इज अ पॉलिसी दैट इज बैक्ड अप बाय टेक्नोलॉजी. हर जगह उसने टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लिया हुआ है. तो टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर हमारे बच्चे जानते हैं. तो कहीं ना कहीं हमें अपना जो रोल जो हमारा बदला उसको इतना मास्टरी उस पर रखनी है that we remain very very in a very strong position to deal with them and teach them and prepare them for a future. Now, क्यों 21st सेंचुरी के जो बच्चे हैं उनको हम लोग कन्वेंशनल मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं? अगर हम चाहें आज क्लास में जाएं और हमारे टाइम की तरह हम लोग एक लेक्चर दे दें और बच्चे को रट्टाबाजी करा दें और उसको बोले ये रट के दे देना एग्जाम, तो दैट मेथड विल नॉट वर्क नाउ. क्यों? वाई विल इट नॉट वर्क?
बिकॉज हमारे टाइम में क्या हुआ करता था, ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता था, लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन था। आई टोल्ड यू, जब जो टीचर इन्फॉर्मेशन देंगे, पेरेंट देंगे, बुक देगी, उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन की हमारे पास गुंजाइश नहीं थी। पैसिव लर्निंग थी, कभी भी क्लासरूम में आप हम लोग एक्टिव नहीं हो सकते थे। हमेशा टीचर की बात सुननी थी, क्वेश्चन पूछने का या ओपन एंडेड करने का लीनियंसी नहीं थी। डिजिटल लिटरेसी नहीं थी उस टाइम पे कि अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से सीख लेंगे या वहां से सीख लेंगे, उस तरह का कुछ भी नहीं था। इनफ्लेक्सिबिलिटी थी। ये आई एम जस्ट कंपेयरिंग कि कॉन्टेम्प्रेरी क्लासरूम और हमारे क्लासरूम में क्या डिफरेंस था। मेमोराइजेशन पे फोकस था, अंडरस्टैंडिंग को बहुत पीछे रखा गया था। लिमिटेड क्रिएटिविटी इन इनोवेशन, जो एक तरीके से आंसर आपने लिख दिया बस हो गया, उसमें कोई क्रिएटिविटी, कोई आउट ऑफ द बॉक्स, कोई क्रिटिकल थिंकिंग की कोई जगह नहीं थी। असेसमेंट स्यूमेटिव हुआ करता था, साल में 2 बार 3 बार एग्जाम होता था, हाफ ईयरली, मिड वाला और एक फाइनल, और उसमें आपने अगर पढ़ा है, पास कर गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। फॉर्मेशन की कोई उसमें फॉर्म हो रहा है आपका नॉलेज, आपको बीच में असेसमेंट किया जाएगा, इस तरीके का कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मार्क्स वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एजुकेशन एंड नॉट लर्निंग। आप लर्न क्या कर रहे हैं, आप थियोरेटिकल नॉलेज को अप्लाई कैसे करेंगे, ये सब कुछ नहीं था। इफ यू आर गेटिंग गुड मार्क्स, एंड अगर वही, आई ऑलवेज टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट एड, कि आपने फर्स्ट एड के एग्जाम में 10 on 10 लाए हैं, मगर अगर घर में किसी का हाथ कट गया है तो आप उसको नहीं लगा पा रहे हैं, आई डोंट नो कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ टीचिंग फर्स्ट एड। बट अगर कोई बच्चा फर्स्ट एड घर में कर पाता है, लेकिन शायद वो क्लासरूम में उस तरीके से नहीं लिख पा रहा है, तो वो स्किल्ड है, लेकिन वो बेहतर है जो एप्लीकेशन उसका कर पा रहा है। ऑब्वियसली बैलेंस उस दोनों का चाहिए, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं, अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, बट उसको अप्लाई करने की क्षमता नहीं रख रहे हैं, तो उस पढ़ाई का क्वेश्चन मार्क है। सो वी हैव वॉट एवर थियोरेटिकल नॉलेज वी आर गिविंग टू द किड्स, वी हैव टू मेक श्योर दैट दे आर एबल टू अप्लाई इन द क्लासरूम। अब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, दिस हैज बीन गिवन टू अस बाय सीबीएसई, कि फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं क्लासरूम को, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब एक बच्चा, नॉट ओनली द बच्चाज, अपने लोगों के लिए भी, किसी भी जगह पे जहाँ हमें सीखना है, नर्चर होना है, टाइम स्पेंड करना, उसका इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टाफ रूम में भी हैं, तो अगर स्टाफ रूम भी इन्वायरमेंट उसका ठीक नहीं है, तो आप, यू वोंट बी एबल टू engage yourself positively in other things. So classroom का environment बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल environment, I always say कि सनलाइट आनी चाहिए, ample space होना चाहिए वॉक करने का, बैग रखने का, टीचर कभी भी किसी भी बच्चे तक पहुंच सकती है, ये बच्चे को डर होना चाहिए कि ना टीचर कैन रीच मी, या इस बात का कंफर्ट होना चाहिए कि द टीचर कैन रीच मी, वट एवर आई एम सेइंग कैन बी हर्ड। दैट इज अ फिजिकल एनवायरनमेंट। द सेकेंड इज, अगर क्लासरूम में बच्चा बैठा है, दैट चाइल्ड शुड फील सेफ इन योर क्लासरूम। उसका जो फोकस हो सिर्फ लर्निंग पे हो, ना कि किसी बुली पे हो, ना किसी मार्जिनलाइजेशन पे हो, ना किसी फेवरेटिज्म में हो, बिल्कुल भी नहीं हो। उस क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा सेट होना चाहिए, जैसे एसी का टेम्परेचर हम लोग सेट करते हैं, कि द ओनली एम ऑफ द क्लासरूम इज टू लर्न। इफ आई एम सिटिंग इन अ क्लासरूम, आई एम लर्निंग। तो इन्वायरमेंट को हमें वैसा कंड्यूसिव बनाना है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉन्टेम्प्रेरी क्लासरूम में। हमारा सारा जो हम मेहनत करते हैं, हम जो भी प्लानिंग करते हैं, वो सब फेल कर जाएगी अगर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कंजीनियल नहीं होता है। ये आई ऑलवेज टॉक अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। हम किस इंसान की सारी बात मानने को रेडी हो जाते हैं कि भाई ये जो भी बोलेगा इसकी सारी बात हम मानेंगे, जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है। अगर किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, हम उसकी कोई बात नहीं मानेंगे। सो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप का पॉजिटिव होना, हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट स्टूडेंट्स लिसन टू टीचर्स एंड वाइस वर्सा। अगेन द थर्ड पॉइंट इज स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप। क्लासरूम में अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, कोई ग्रुपिज्म है, किसी को टारगेट किया जाता है, तो अगर स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, देन अगेन कॉन्टेम्प्रेरी क्लासरूम में लर्निंग होना में प्रॉब्लम होगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप भी क्लासरूम में किसी भी तरीके का बुली नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये डर नहीं है कि क्लास के बाहर जाएंगे तो आई विल बी बॉडी शेम्ड, और आई माइट बी बीटन अप, और मेरे ऊपर कोई कॉमेंट हो सकता है। तो आपको क्लासरूम का भी जो इन्वायरमेंट है कॉन्टेम्प्रेरी क्लासरूम का, इंश्योर करना है कि स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप भी ठीक हो। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स हमें जरूर रखना है, क्योंकि नो मैटर हाउ गुड वी टीचर्स आर, अगर बच्चे का माइंडसेट या बच्चे की साइकी डिस्टर्ब्ड है क्लासरूम में, तो लर्निंग वो नहीं होती है। सेम इज विद अस एडल्ट्स, अगर हम लोग डिस्टर्ब्ड है किसी भी रीजन से, हम भी कुछ ले नहीं पाते हैं। ठीक है, हम लोग भी कोई भी चीज को रिसीव वेल उस तरीके से नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से करना चाहिए। सो इन्वायरमेंट
रिलेशनशिप सबके ऊपर हमें एक आई वॉच रखनी पड़ेगी. द फोर्थ एंड आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मोटिवेशन. अब जो भी टॉपर्स होंगे, हाई स्कोरर्स होंगे, या फिर जो एकेडमिकली सक्सेसफुल हैं और होलिस्टिक जिनका डेवलपमेंट हो रहा होगा, आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन है, दे आर मोटिवेटेड. मोटिवेशन के ऊपर भी एक बात है, कुछ लोग इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, उनको मोटिवेशन की जरूरत बहुत नहीं होती बाहर से. दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, अंदरूनी मोटिवेटेड है कि भैया क्लास में बैठे हैं तो सीख रहे हैं, टीचर कुछ बोल रहे हैं हम सीख रहे हैं. बट इस तरीके का मोटिवेशन जो होता है वो सबका नहीं होता है. सो व्हेन यू एंटर द क्लास, यू वी हैव टू मेक श्योर कि हम क्लास को एक्सटर्नली मोटिवेट करें, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज इंटरनली मोटिवेटेड. और जो टीचर की वाइब होगी, अगर द टीचर इज मोटिवेटेड, टीचर इज हाई ऑन एनर्जी, ऑब्वियसली वो एनर्जी ट्रिकल करती है बच्चों में. सो द फोर्थ एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मोटिवेशन. कुछ बच्चे दे विल वेरी मोटिवेटेड टू सी यू कि मैम हैज कम और सर हैज कम, आज कुछ सीखने को मिलेगा. लेकिन ज्यादातर लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड नहीं होते हैं. तो दैट मोटिवेशन वी हैव टू प्रोवाइड सो दैट द डिजायर्ड लर्निंग आउटकम, जो एजेंडा हम लोग लेकर के क्लासरूम में एंटर करते हैं, वो हमारा ही फायदा है वो मोटिवेशन में. नाउ एक छोटा सा जो डिफरेंस है, जो आई ऑलवेज वांट कि हम टीचर्स को समझ में आए, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड क्लासरूम डिसिप्लिन का. ठीक है, बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि अगर क्लासरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस है और बच्चे टाइम पे खड़े हो रहे हैं और बैठ रहे हैं, then the classroom is managed. No, that is classroom discipline. That is physical discipline. That's all. Agar classroom mein, the example is here, definitions are here. Discipline is the practice of teaching or training a person to obey rules और कोड ऑफ बिहेवियर इन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. अगर बच्चे को पता है कि अगर क्लासरूम में टीचर आई है तो बच्चों को शांत होना चाहिए, ओबे करना चाहिए, खड़े होना चाहिए जब टीचर एंटर करे, जाना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, दैट इज सिंपल डिसिप्लिन. मैनेजमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें डिसिप्लिन एक छोटा सा पार्ट लेता है. मैनेजमेंट में मोटिवेशन भी आता है. So management is a complex set of plans and actions which the teacher uses to ensure that the learning in the classroom is effective and efficient. एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारे प्लान्स और एक्शन आते हैं, जिसमें डिसिप्लिन बिल्कुल छोटा सा पार्ट है. बट हम लोग ने सैडली पूरी जिंदगी यही सोचा कि अगर क्लासरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस है, टीचर इज द ओनली वन हु स्पीकिंग एंड द स्टूडेंट्स आर डम, दे आर डेड एज डम, तो क्लासरूम मैनेज है. तो वो गलत फहमी थी हमारी. क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. अ क्लासरूम इज मैनेज व्हेन द एनवायरनमेंट इज कंजीनियल. हम लोग ने जैसे पिछले स्लाइड में बोला, environment, not only the physical but social and emotional environment is congenial. Student relationship is healthy. The third one is teacher and students, they share a good relationship, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप अनहेल्दी है, स्टूडेंट कभी नहीं समझ पाएगा, वो फियर में शायद वहां पे बैठ जाए लेकिन वो पढ़ाई कभी नहीं कर पाएगा. एंड द फोर्थ इज मोटिवेशन. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोटिवेट द क्लास सो दैट वट एवर वी आर गिविंग दे आर रिसीविंग इट वेल. एक मोटिवेटेड इंसान जो होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है. तो ये 4 पॉइंट्स को हमें क्लासरूम मैनेजमेंट में ऐड करना है अंडर दिस अम्ब्रेला टर्म. नॉट ओनली डिसिप्लिन बट दीज आर द थिंग्स, 4 थिंग्स that which I have said also comes. Now, tips for creating a contemporary classroom. Tips for creating contemporary classroom. ठीक है, अब हो गया कि भाई कॉन्टेम्प्रेरी क्लासरूम का मतलब समझ में आ गया. अब हमें क्या करना है, हम कैसे क्रिएट करें कॉन्टेम्प्रेरी क्लासरूम. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत लोगों को नापसंद है, वो ये है कि डेवलप अ लेसन प्लान. लेसन प्लान बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आया है कि वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, overly prepared. We need to be master of a material before dealing with those kids जो आज के kids हैं. They are very very different, very very dynamic, very very complex. उनके सामने हमें प्रिपेयर्ड होके जाना होगा. हम क्लास के फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या करेंगे, नेक्स्ट 15 मिनट्स में क्या करेंगे, हमें वो कमांड होना चाहिए. दैट कमांड ओनली कम्स विद अ लेसन प्लान एंड इट बिकम्स वेरी वेरी इजी व्हेन यू हैव अ गुड लेसन प्लान. जैसे कि हम लोग जब इमारत बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो हम लोग बनाते हैं ना कि किचन इधर होगा, बेडरूम इधर होगा,
अगर हम लोग बिना किसी नक्शे के घर बना दें तो क्या होगा, पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। सो लेसन प्लान जो होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नो मैटर हाउ टफ यू फाइंड इट, बट स्टार्ट डूइंग इट, क्योंकि ये हमारे इजी के लिए है। देन वी अपीयर टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड व्हेन वी अपीयर कॉन्फिडेंट विद ऑल आवर प्रिपरेशन, that confidence trickle in the classroom becomes very very confident. Okay, explain to your students exactly how and when you are teaching a specific lesson in that manner that you do. बच्चे आज के जो है ना उनको क्यों, क्या, कैसे चाहिए, क्योंकि अब इसको आप दूसरे तरीके से देखिए। आज के बच्चे डिजिटल नेटिव्स, हमने बोला मोबाइल savvy हैं, डोपामीन उनको तुरंत मिल जाता है। उनको जो अगर अगर फाइटिंग का मूड है फाइट देख लेंगे, हंसने का मूड है कॉमेडी देख लेंगे, रोने का मूड है ट्रेजेडी देख लेंगे। तो उनको हर चीज का अंदरूनी इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अगर हम उनको कोई प्रेशरेबली बताएंगे कि भैया आज ये हम पढ़ाएंगे और तुमको पढ़ना पड़ेगा, वो सुनने वाले नहीं हैं। सो फॉर आवर ओन बेनिफिट वी नीड टू टेल देम एग्जैक्टली कि इसका रेलेवेंस क्या है। अगर आज तुमको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ाया जा रहा है, तो रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन ऐसा ऐसा होगा, देन ओनली दे विल फाइंड रेलेवेंस इन ऑल योर वर्ड्स दैट यू आर सेइंग। सो डू दैट। हमेशा बच्चे को एग्जैक्टली बता दीजिए कि आज क्यों क्या पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, इसका तुमको जिंदगी में फायदा क्या होगा, प्रोफेशनली तुमको ये कैसे फायदा करेगा, पर्सनल लाइफ में तुमको कैसे फायदा करेगा, इसका रेलेवेंस क्या है, एकेडमिक सक्सेस तुमको कैसे मिलेगा। द मोमेंट वी डू दैट, दे थिंक दैट ऑल योर वर्ड्स दे मेक सेंस टू देम। ठीक है, सो कॉन्टेम्प्रेरी क्लासरूम में ये क्लैरिटी जरूर रखिएगा। जस्ट अ मिनट। Now develop a visual display of the outline of the day's topic and learning objective. Whatever topic we are teaching in the classroom, वो बच्चे को जरूर बता दे कि आज 40 मिनट का क्लासरूम में अगर हम प्लांट पढ़ा रहे हैं तो आज का ऑब्जेक्टिव ये है, आज सिर्फ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ना है। बस ये क्लैरिटी बच्चे को होनी चाहिए ताकि जो भी वर्ड्स आप बोल रहे हैं वो अलाइन हो सके वो ऑब्जेक्टिव से। विजुअली दोज ऑब्जेक्टिव्स शुड बी ऑन द बोर्ड, कहीं पे भी जहां पे बच्चे उसको देख सकते हैं। मेक इट अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ द आउटलाइन ऑफ द डेज टॉपिक एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये क्लैरिटी बच्चे को जहां पे होगी कि आज ये पढ़ाया जा रहा है और इतना ही पढ़ाया जाएगा, वो रिलेवेंस होगा, कहीं भी वो एस्ट्रे नहीं होंगे। अब जैसे कि आप देखेंगे, अगर आप लोग कभी गेम देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि गाड़ी जाती है, ठीक है, और गाड़ी ऑटो मोड पे चल रही है, उसका कोई स्टेयरिंग नहीं है, लेकिन एट टाइम्स वो ऑटो मोड पे होते हुए भी ना कभी दाहिने कभी बाएं होती है, तो हमें गाड़ी को सेंटर करना पड़ता है, उसको कहीं ना हल्का सा टच देना पड़ता है ताकि गाड़ी ट्रैक पे चले। तो लर्निंग आउटकम को जब आप बोर्ड पे लिख देते हैं ना, तो बच्चा जो रहता है ना बिल्कुल सेंटर पे ट्रैक पे चलता है, उसको पता है कि जो मैम बोल रही हैं वो इससे अलाइंड है, सो बिल्कुल ऑफ ट्रैक नहीं होता है। सो विजुअल डिस्प्ले ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी देयर, और ये क्लैरिटी आपको कब आएगी, व्हेन यू आर एंडाउड विद द लेसन प्लान। नाउ यूज प्रॉम्प्ट्स टू डेवलप स्टूडेंट्स क्वेश्चन एंड आंसर स्किल्स। बच्चे को जरूर प्रॉम्प्ट्स दें। ऐसा नहीं, क्या होता है बहुत बार क्या होता है कि बच्चा कोई कुछ बोलना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद मेरे को गलत इंफॉर्मेशन है, शायद आई एम नॉट अराउंड, मैम कुछ कह रही है कोई हम कुछ और जवाब ना दे दें तो बड़ा मजाक बन जाएगा। सो जरूर प्रॉम्प्ट्स दें ताकि बच्चा अराउंड दैट आ जाए। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, प्रॉम्प्ट से क्या होता है, दे कम अराउंड द आंसर। तो प्रॉम्प्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्या होता है बच्चे का सेल्फ स्टीम बढ़ता है, या बच्चा अगर उस पॉइंट तक तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है। अगेन गिव टाइम्स टू स्टूडेंट्स टू आंसर। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं, लोग जब सबसे पहले हाथ उठाता है उसकी तरफ अट्रैक्शन हमारा होता है, बट कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, उनको आंसर को स्ट्रक्चर करने को, आंसर को फॉर्मुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड दे आर द वंस हु विल कम अप विद बेस्ट आंसर्स। तो एक 1 to 10 का काउंट करके ही हमेशा बच्चे को आप आंसर्स करने के लिए दें, ठीक है। और this is again a technique to get correct answers. Give assignments that really assess whether or not your students are learning what you're teaching. Again, as I said about formative assessment. Formative assessment हमेशा छोटा 10 नंबर का या 10 क्वेश्चंस का छोटा छोटा क्वेश्चंस दे दें। ये तो बच्चों के लिए बेनिफिशियल है ही फॉर्मेटिव असेसमेंट। आई थिंक ज्यादा बेनिफिशियल हम टीचर्स के लिए, क्योंकि ये समझ में आ जाता है कि जो हम दे रहे हैं वो बच्चा कितना समझ रहा है, कैसे समझ रहा है। देन
डेवलप अ पोर्टफोलियो सिस्टम और अदर वे टू कीप ट्रैक ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। बच्चा फॉर्मेशन के टाइम पे किस तरीके से, पोर्टफोलियो सिस्टम सुनने में बहुत इंटिमिडेटिंग बड़ा टर्म लगता है, बट ये बड़ा सिंपल सा है। बच्चे के मार्क्स को एक रूब्रिक में लिखे और ये देखिए कि वो फॉर्मेटिव से, जैसे 20 मार्क्स में वो कैसा लाया, 10 मार्क्स में वो कैसा लाया, 40 में कैसा है, प्रोग्रेशन पे जा रहा है वो स्यूमेटिव, फॉर्मेटिव से स्यूमेटिव पे, कि वो प्रोग्रेशन पे नहीं जा रहा है। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम से ना आपको ट्रैकिंग में बहुत आसानी होती है। बहुत सारे बच्चे फॉर्मेटिव में अच्छा नहीं करते, स्यूमेटिव में अच्छा कर जाते हैं। तो ये जरूर आप पैटर्न देखें कि बच्चा कहाँ पे पकड़ा रहा है, उसका मार्क्स कम कहाँ पर होता है। गिव प्रॉम्प्ट फीडबैक ऑन असाइनमेंट एंड एग्जाम। ये तो बिल्कुल आज के बच्चों को हर चीज प्रॉम्प्ट चाहिए, एज आई सेड डोपामिन तुरंत चाहिए। हमारे साथ क्या होता था, एग्जाम होता था, उसके बाद 1 महीने के बाद रिजल्ट आता था, तो क्या होता था ना, वो फीलिंग खत्म हो जाती थी एग्जाम की। अब रिजल्ट का टेंशन ज्यादा होता था, एग्जाम से क्या लर्निंग हुई है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता था। तो फीडबैक तुरंत, जिसको हम लोग मेटा क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, कि तुरंत आप फीडबैक दें ताकि बच्चा तुरंत पीछे पलट के देखे, अच्छा हमने ये वाला पॉइंट को एक साथ नहीं लिखा, या इस पॉइंट को इसके बाद नहीं लिखा, ये है, तो उसको माइन्यूट जो करेक्शन जो उसका होता है ना, वो तुरंत वो कर देता है। तो बच्चे को फीडबैक, अगर आप मार्क्स नहीं भी दे रहे हैं या पेपर नहीं भी दिखा रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स जो आप बच्चे को जरूर बता दें कि ये वाला पॉइंट देखो तुम्हारा, ताकि वो तुरंत उसको चेक कर सके। बहुत दिन के बाद, एग्जाम के बाद फीडबैक देने से क्या होता है, वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। And last point is reflect on your teaching. Obviously, reflection is the most important thing. And desired results नहीं आ रहे हैं, we need to think कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है. We have all the intention, we have all the content, we have all the training, and still something is missing, and still that itch is there, then we need to sit back and reflect कि what exactly is happening. Because teaching is a beautiful job, और results ये जब लाता है तो बहुत motivation मिलता है. नाउ बहुत सारे लोग कहते हैं, बड़ा हमारी क्लास में बच्चे बहुत सारे हैं तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। कॉन्टेम्प्रेरी क्लासरूम तो बता दिया है कि आईबीएल होना चाहिए और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, लेकिन हमारे क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, ये प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंट आती है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें कुछ कुछ टिप्स है, शायद आप लोगों की मदद हो इसमें। तो प्लान अहेड एंड प्लान थरली। पहले ही से प्लानिंग होगी, जो जो मेरी प्रॉब्लम्स है उसको माइंड में रख के हमें प्लान पहले ही करना पड़ेगा। इफ वी थिंक कि लास्ट मोमेंट प्लानिंग, बिकॉज वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम इन ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग, आई एम लिटिल टेकिंग अ सेशन अ लिटिल फर्दर, प्लीज अच्छा अच्छा पॉइंट्स है, इसमें बहुत मदद होगी, इसलिए थोड़ा सा और टाइम दीजिए। एंड प्रिपेयर अहेड एंड प्रिपेयर थरली। बिल्कुल थरो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। रूम जो है ना क्लासरूम का, उसको मैक्सिमाइज कीजिए। बहुत अननेसेसरी फर्नीचर या अननेसेसरी डेकोरेशन नहीं रखिए। अगर क्लास में बच्चे ज्यादा हैं तो जो भी हिंड्रेंस है उसको आप हटाइए रास्ते से। नो योर स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट चाहता है, हर इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो खुद होता है। तो जब ये उसको ये पता होता है कि द टीचर नोज मी पर्सनली, ये मेरे को जानती है, मेरा नाम जानती है। अगर आप इवन इफ वी गो फॉर ट्रेनिंग और किसी टीचर को आप नाम से बुलाते हैं तो टीचर फील्स की देयर सेंस ऑफ कनेक्टिविटी। हर इंसान कनेक्टेड होना चाहता है टीचर से, हर बच्चा कनेक्ट होना चाहता है, एंड दे फील वेरी प्रिविलेज द टीचर नोज मी। तो नॉट ओनली द नेम, बट कुछ ट्रेड्स आपको बच्चे के जरूर पता होना चाहिए, ताकि वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप लोगों का इतना स्ट्रांग हो कि दूरी फिजिकल हो या लार्ज क्लास हो, वो मायने नहीं रखती है। पॉजिटिव रिलेशनशिप आपका जरूर, आई कॉन्टैक्ट ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट आई कॉन्टैक्ट शुड नॉट बी इंटिमिडेटिंग। बहुत बार टीचर का इतना इंटिमिडेटिंग आई कॉन्टैक्ट हो जाता है कि लर्निंग वहीं पे सीज कर जाती है। तो सो द आई कॉन्टैक्ट शुड ऑल्सो बी वेरी वेरी वार्म। पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए अपने बच्चों के साथ। कोई भी रिलेशनशिप पॉजिटिव होगी तभी एक्सचेंज होगा। जहां पॉजिटिविटी से वो बीच से हटी तो वहां पे लर्निंग रुक जाएगी। फिर है मूव अराउंड इन द क्लास। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे को जो ये फीलिंग होनी चाहिए कि एनी टाइम द टीचर कैन अप्रोच मी। अच्छा, और कुछ जो बच्चे थोड़े से इंट्रोवर्ट है उनको भी ये लगना चाहिए कि आई एम नॉट अनहर्ड, द टीचर कैन रीच मी, वो सुन सकती है। तो वो फीलिंग जरूर होनी चाहिए एक लार्ज क्लास में, वेदर टीचर इज मूविंग। बी नेचुरल एंड पर्सन इन क्लास एंड आउटसाइड। अच्छा, डोंट नेवर फेक योर पर्सनैलिटी। टीचर इज समबडी जो कि नेचुरल ही अच्छा लगता है। क्यों, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ भी करने की। वी जो आप हैं,
जाती जिंदगी में वही अपने बच्चों के साथ रहे, क्योंकि कोई भी चीज जो डिसेप्शन है वो तुरंत कैच हो जाती है, और डिसेप्टिव चीज से हम लोग कभी कुछ नहीं लेते हैं। हम लोग हमेशा उन्हीं से कनेक्ट करते हैं, उन्हीं की बात मानते हैं, दोज पीपल हु आर नेचुरल, जो इनसाइड आउट एक ही है। सो बी योरसेल्फ, एकदम बिंदास इन द क्लासरूम जो आप हैं, कोई फेक, कुछ आर्टिफिशियलिटी नहीं, कोई डिसेप्शन नहीं, बिकॉज द चिल्ड्रन दे गेट योर वाइब्स, they are vibes are very very strong when you are genuine. कीप ट्रैक ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस और कॉमन मिस्टेक। क्या होता है, साल दर साल आप पढ़ाते पढ़ाते ना ये पता चल जाता है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हैं जो बार बार हम लोगों से होती है, या कुछ कुछ बच्चे किसी किसी टॉपिक में फंसते ही फंसते हैं। उसको हमेशा माइंड में रखिए कि ये टॉपिक है ना, इसमें बच्चा यहाँ पे फंसेगा, या ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, ये पूछे गए, तो उसकी प्रिपरेशन कीजिए। तो क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, यू नो कि दीज क्वेश्चन विल कम। तो आप यू आर, और ये कब होगा, व्हेन यू आर मास्टर ऑफ योर मटेरियल, आप थरो होंगे, प्रिपेयर्ड होंगे। दैट्स व्हाई ऑलवेज से कि लेसन प्लान में ना रिफ्लेक्शन का एक कॉलम जरूर बनाए कि ये सारी चीजें पिछले बार भी हुई थी, इस बार भी होगी, यू आर वेल इक्विप्ड हाउ टू डील विद इट। देन इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एंड यूज पॉजिटिव डिसिप्लिन टू डील विद मिसबिहेवियर। ठीक है, अब मिसबिहेवियर तो हर क्लास में चाहे कुछ भी हो जाए वो होगा ही होगा। तो पॉजिटिव डिसिप्लिन के साथ कि ना उसको, पॉजिटिव डिसिप्लिन इज समथिंग कि इसमें लॉन्ग, अब दो बच्चे हैं क्लासरूम में, वो बार बार बदमाशी करे, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दोनों बच्चे को बोलेंगे मेरी क्लास होने दो, फिर मेरे क्लास के बाद जो करना है सो करना, तो तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम वहां बैठ जाओ। दैट इज नॉट पॉजिटिव डिसिप्लिन, यू आर नॉट डिसिप्लिनिंग, यू आर जस्ट डिनाइंग इट। तो आपको रूट कॉज कभी ना कभी उन लोगों को निकाल के पूछना पड़ेगा, भाई व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो यू विल कम टू नो कि दिस वाज देयर प्रॉब्लम। तो ट्राई टू सॉर्ट इट आउट फॉर एवर, बिकॉज एज अ टीचर वी कैन नॉट बी कैजुअल। हम लोग ये नहीं सोच सकते मेरी क्लास अच्छे से हो जाए, ये प्रॉब्लम तुम लोग दूसरे क्लास में करना। क्या होगा, kids understand that also कि she is just or he is only concentrating on her classroom, हमारे प्रॉब्लम्स इनका कोई मतलब नहीं है। सो ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑफ theirs, and as teachers we have that magic wand of solving problems. Identify those students who need special attention. There will be kids who will need your special attention. मेडिसिन एंड एजुकेशन आर टू सच प्रोफेशन जहाँ पे स्पेशल अटेंशन कुछ लोगों को चाहिए होता है, एंड वी कैन नॉट वेयर दैट क्राउन एंड कम इनटू द क्लास कि भाई आई कैन नॉट गिव स्पेशल अटेंशन और एक्स्ट्रा टाइम बिकॉज आई एम अ टीचर और आई एम अ डॉक्टर। दीज टू प्रोफेशन will be demanded, and we have to, you know, keep that crown somewhere and give that special attention to someone, because we are dealing with real raw lives. So हमारा जहाँ पे हमारी जरूरत होगी हमें केटर करना पड़ेगा। The last point, recognize the attention span of students is limited. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों का अटेंशन स्पैन ज्यादा होता नहीं है। अगर हम लोग उससे ज्यादा ये सोचेंगे अच्छा थोड़ा और कर लें, तो फिर जैसे कि आई एम डूइंग विद यू कि हम आई एम टेकिंग मोर ऑफ योर टाइम, सो अटेंशन स्पैन इज अगेन एन इशू। सो आई विल कम टू द लास्ट स्लाइड जो कि डिसिप्लिन पे है, बहुत छोटा सा स्लाइड है ये। एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रेनफोर्सर का काम है। एक बहुत छोटी सी बात है, आई वुड लाइक टू कन्वे टू यू कि बच्चों को अच्छा बिहेवियर क्या है और खराब बिहेवियर क्या है ना हमें बताना है। अब आप किसी बच्चे को रोज लगातार कह रहे हैं कि योर नेल्स आर लॉन्ग कट इट, योर नेल्स आर लॉन्ग कट इट, तो वो बच्चा नेल कट करके आता है नेक्स्ट डे, तो हमें पॉजिटिव रीइंफोर्स करना पड़ेगा कि ओ सो नाइस दैट यू डिड इट, आज तुम्हारा नेल्स ट्रिम्ड है। दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। उसको आपने क्रिटिसाइज तो किया था उसके नाखून ना काटने पर, बट आप उसको प्रेज भी कीजिए उसके नाखून काटने पर, ताकि उसको समझ में आए कि मेरे नेल्स को ट्रिम करने पर, और एनी फेवरेबल बिहेवियर will be positively reinforced. When we positively reinforce something, that becomes lifestyle, that becomes a habit. और हैबिट बनाना, लाइफस्टाइल बनाना हम टीचर्स का ही काम है। सो whenever you're asking somebody to do something, and if that person does it, praise that child, so that they know कि next time again it will be, this is a rewarding behavior, और वो रिपीट करेगा, वो अपनी लाइफस्टाइल में उस हैबिट को ले आएगा, just because of your positive reinforcement. Discipline is the last in this slide. Discipline is very very important, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका क्लासरूम डिसिप्लिन्ड होता है तो ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर होता है, बच्चों को पता होता है कि क्या एक्सपेक्ट करती है टीचर या करते हैं टीचर हमसे, तो कंफ्यूजन और क्योस थोड़ा सा कम होता है। तो डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी अंडर प्ले नहीं कर सकते हम लोग डिसिप्लिन को। फोकस बढ़ता है, जो क्लास जो डिसिप्लिन है उसमें डिस्ट्रप्शन ज्यादा नहीं है,
फोकस ज़्यादा रहता है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं रहते हैं और लेसन्स और एक्टिविटी में हम लोग डीपर डेल्व कर सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये भी होता है कि हर इंसान को रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। हम अगर कुछ बोल रहे हैं और अगर हम स्टूपिड ही बोल रहे हैं, तो कोई हँसेगा नहीं, क्योंकि that discipline is there कि everything, even if it's small, even if it's ridiculous, it will be entertained because that discipline is in the classroom. टाइम मैनेजमेंट, अगर डिसिप्लिन अगर आप स्टैब्लिश करते हैं क्लासरूम में, तो टाइम भी मैनेज आपका हो जाता है ना, आपको ज़्यादा क्योस को सेटल डाउन करने के लिए नहीं करना पड़ता है। एंड डिसिप्लिन पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है। So thank you very, very much for bearing with me for 10 extra minutes. We did this extra minute because, we were going off and on. Thank you so much. And thank you for all the nice comments in the chat box. And I'll take you leave now. Thank you. Thank you very much.